बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे लद्दाखी खाने क्या है तो आप ज़रूर जवाब देंगे कि हमारे लद्दाखी खाने पापा है, खुलक है, चपखुर है, ब्रोज़न है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे और एक सवाल करूं कि इन खानों में से एक खाने को आपने कब खाया था और क्या ये सारे खाने बनाने के जो मवाद है, रॉ मटेरियल से हमारे घरों में अभी मौजूद है या नहीं, जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। दोस्तों, खत्ता लद्दाख एक ऐसा एरिया या एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है जो बाहरी दुनिया से 6 महीने के लिए कट रहता है। लेकिन बाहरी दुनिया से 6 महीने तक के लिए बिल्कुल कट रहने के बावजूद भी लोग यहाँ पर मैक्सिमम जो खाने होते हैं वो बाहर से लाकर खाते हैं। और दोस्तों, आपके लिए ये भी बता दूं कि 80% जो खाने होते हैं लद्दाखी घरों में वो सारा बाहर से ही ख़रीद कर लाते हैं, जैसे कि चावल, आटा, सब्ज़ी यानी कि मेवे, तेल, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें बाहरी स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे जगहों से इंपोर्ट करके आते हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है दोस्तों कि सबसे पहला ये कि हमारे आबा व अजदाद ज़िंदगी कैसे बसर करते थे। अगर इन सारी चीज़ों का आना अगर लद्दाख में खुदा ना खास्ता बंद हो जाए या किसी तरीके से कुछ हो जाए इनके सिलसिले का, तो हमारा हाशिर क्या होगा। जो फेस्टिवल ऑफ फूड यानी कि ममनी हम कहते हैं, जिसमें हम सारे सकाफती जो खाने होते हैं हमारे ट्रेडिशनल फूड्स, उनको ला के हम लोगों को दिखाते हैं या ख़ुद खाते हैं, और उसमें साथ साथ हम कुछ कुछ जगहों पर ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनते हैं। ये सारे सिर्फ दुनिया और ख़ुद को धोखा देने के लिए है या हकीकत कुछ और है। इसी तरह से सवाल तो बहुत सारे उठेंगे दोस्तों। कुछ सवालों के जवाबात हम इस वीडियो में गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खुसूसन कारगिल की बात करें तो कारगिल में आलम यहां तक पहुंच चुका है। एक तो सब्जी मेवे एक बहुत ही लो क्वालिटी का मिल रहा है, इतना लो क्वालिटी का मिल रहा है कि किन्नू बिल्कुल कपास की तरह यानी कि कॉटन की तरह लग रहा है दोस्तों। उसमें निचोड़ने के बाद भी कुछ भी जूस नहीं निकल रहा, और साथ ही साथ सब्जी और मेवे दोनों बहुत ही लो क्वालिटी का और दाम बहुत ही ज्यादा ऊपर। 300 रुपये में एक थैला दे देते हैं, जिसमें भाई जो अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो ठीक है। एकदम लॉटरी की तरह हो गया दोस्तों कि अगर सही आया तो बिल्कुल नेहले पे ढेला, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, माल मवेशियों को खिला दो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि हम कारगिली जो आज से कुछ डिकेड्स पहले जो बिल्कुल भी हम बाहर से लाके जो खुसूसन सर्दियों में तो नहीं खाते थे, अपने ही खाने खाते थे, इतना अभी खाने पे मजबूर क्यों हो रहे हैं। और सारे लोग ताज़ा सब्जी के लिए, ताज़ा मेवे के लिए सारे लोग जाके इतने महंगे दाम पर इतना लो क्वालिटी का फ्रूट्स या वेजिटेबल्स क्यों खरीद रहे हैं दोस्तों। इसके लिए हमें थोड़ा पास में जाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले हालात ऐसे नहीं थे दोस्तों। उस वक़्त लोग खेतीबाड़ी से अपने माल मवेशियाँ पालकर काम करते थे और उसी पर ज़िंदगी गुजारते थे। उस वक़्त हालात भी बहुत सख्त थी और कठिन थी, और लोग कमाने के लिए शिमला, पंजाब तक जाकर कमाते थे और लाते थे दोस्तों। आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ने लगी, और 1948 में पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजी यही था कि जोजिला से अंदर इंडियन फोर्सेस को घुसने ना दे, ताकि वो लद्दाख पर कब्जा करे और लद्दाख को अपने टेरिटरी में ले ले। ये एक मुफस्सल गुफ्तगू है दोस्तों, और इसकी दास्तान भी काफ़ी लंबी है। इंशाल्लाह आगे आने वाले अवकात में मैं अगर यहाँ पे पहुँचा तो इसकी तफसीलान हम गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल जब हिंदुस्तान ने देखा कि पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ रही है, और साथ ही साथ चाइना से भी जो तिब्बत बॉर्डर पर या चंगथंग बॉर्डर एरिया पर, वहाँ पे भी चाइना से भी राबिते कुछ सही नहीं हो रहे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान सरकार ने बहुत ही बाकायदा तरीके से श्रीनगर ले शारा को तक़वियत दी और सड़कें हमवार कर दिया वहाँ पर गाड़ियों के लिए दोस्तों। जब कारगिल में या पूरे लद्दाख में गाड़ियों की आमद हुई तो गाड़ियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने लगी। और दोस्तों, गाड़ियों ने सबसे पहली तब्दीली हमारे लद्दाखियों के फूड कल्चर पर किया। और सबसे पहले फूड कल्चर में अगर हम बात करें तो चावल, जो तेल, बाहर से जो आटा आते थे, वो सारा अब आने लगे, और धीरे धीरे अब लोग
उन्हीं को धीरे धीरे खाने लगे। दोस्तों अब गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही बड़ा रोल ये किया कि जो चावल है, खाने की चीज़ जैसे कि चावल है, आटा है, यानी कि और चीनी है और केरोसिन है, इन सारी चीज़ों पर बेसिक चीज़ों पर इन सारी चीज़ों को सब्सिडाइज किया और लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया। तो दोस्तों इनसे क्या हो गया कि धीरे धीरे हमारे जो लोग थे, जो हमारे जो स्टेपल फूड थे, जो पापा थे, जो मर्जन थे, जो खुलक थे या जो ब्रोजन थे या सबकुर थे, ये सारे धीरे धीरे अब जो प्राइमरी हमारे जो फूड से उससे कट कर वो अब सेकेंडरी हो गया। अब उसके जगह पर आटा आने लगे, बाहर के आटे आने लगे और साथ ही साथ चावल हमारा स्टेपल फूड बन गया। आज हम जब लद्दाख में अगर देखेंगे तो दोस्तों पूरा सारों के घर में चावल और आटा तो पक्का होगा ही होगा, वो भी बाहर से आया होगा, न कि अपना पैदावार होगा। क्योंकि लद्दाख में सबको पता है कि चावल तो होता ही नहीं है, आटा तो कुछ हद तक होता है लेकिन चावल बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने एक काम ये भी किया, अब सारे गाँव में राशन डिपो को धीरे धीरे तक़वियत देने लगी, राशन डिपो कंस्ट्रक्ट करने लगे। अब हर गाँव में, हर मोहल्ले में राशन, गवर्नमेंट के सब्सिडाइज राशन पहुँचने लगे। आज आलम ऐसा है कि अगर कोई राशन पानी अगर बोले तो राशन डिपो का ही इमेज तस्वुर दिमाग में आ जाता है, न कि राशन पानी घर में होने वाले उन चीज़ों का। दोस्तों सर्दियों में लद्दाखी लोग कुछ अपने पैदावार को जमा करके रखते हैं, जैसे कि शलगम, गाजर, सब्जी, टमाटर वगैरह। सब्जी और टमाटर को तो बाकायदा सुखा कर उनको जमा करके रखते हैं और साथ ही साथ शलगम, गाजर को ज़मीन के अंदर गाड़ कर। लेकिन आज से 10-15 साल ऐसे हो गए जब से गवर्नमेंट ने सर्दियों में भी अब सब्जी लाना, मेवे लाना शुरू कर दिया। अब हमारा कुछ हाल ऐसा है दोस्तों कि हम फुली डिपेंडेंट है सरकार के उन सारी चीज़ों पर या बाहर की चीज़ों पर। अगर हम देखा जाए तो हम हर किसी लद्दाखी हाउस होल्ड में देखा जाए तो 80% से ज़्यादा चीज़ें, खाने की चीज़ें ही बाहर से ही हम लाकर खाते हैं। और दोस्तों बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारा खुद का पैदावार नहीं है, बाहर से है और ये बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक है। दोस्तों मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के साथ या वक्त के साथ साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है और आजकल के इस दौर में जहाँ पर करगिल से दुबई जो खुबानी बेचते हैं तो वहाँ से तो यहाँ पर भी कुछ लाके हम भी खाएं, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है और नहीं खाने की तो बात ही नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये बात यहाँ पे मुसल्लम है कि हम अगर फुली डिपेंडेंट अगर दूसरी चीज़ों पर हो जाए, खुसूसन इन चीज़ों पर जो हमारा ही पैदावार नहीं है और जो पैदावार हमारे पोटेंशियल है हमारे एरिया का और हमारा जो स्टेपल फूड था हमारे आबा व अजदाद खा रहे थे, तो उसको अगर हम एबंडन करेंगे तो हमारे सेहत पर यकीनन ज़रूर असर होगा। जैसे कि चावल खाने से ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों और उससे मोटापा ज़्यादा होता है। पहले हम फाइबर रिच फूड्स खाते थे जैसे कि पापा, खुला, ब्रोजन, मर्जन में आते थे, तो उस वक्त लोग काफ़ी दुबले पतले और बिल्कुल सेहत चुस्त तंदुरुस्त होता था। लेकिन आजकल के जवानों का भी पेट बाहर निकल के आता है, वो डायरेक्ट उसका जो क्रेडिट जाता है जो हमारे खाने की जो हैबिट्स होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बाद अगर हम कहें तो हमारा जो दूसरे कल्चर के ऊपर या दूसरे जो चीज़ों को देखकर हम जल्दी मुतासिर होते हैं और सिर्फ खाने की ही बात नहीं, दूसरे चीज़ों पर भी हम जल्दी ही मुतासिर होकर अपनी ही चीज़ों को भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और खुसूसन ये सारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो खाने से ही शुरू होता है। तो दोस्तों चावल के साथ साथ, आटे के साथ साथ हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को, आने वाले नस्लों को हमारे उन सारे सकाफती खानों को सिर्फ मामनी के दौरान ही पेश ना करें, बल्कि हमारे खानों का डेली रूटीन का वो पार्ट बने, ताकि हमारा सेहत भी सही रहे, हमारा सकाफत भी बरकरार रहे और अपने लैंड के साथ, अपने ज़मीन के साथ जो रिश्ता है, जो बाउंडेशन है, वो हमेशा कायम रहे। तो इसी नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।